नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। व्यतिकरण में अपन ने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिए हैं और एक्स्ट्रा जो भी अपने को लग रहा था कि कहीं हर कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, तो अपन ने एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल उसको लेके कंप्लीट कर लिया। मतलब अपने को चैप्टर एंड के बाद भी व्यतिकरण का कोई न्यूमेरिकल अपने को करना नहीं है। व्यतिकरण में एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं आपको, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि सब व्यतिकरण में अगर आप श्वेत प्रकाश स्रोत लेंगे, है ना, तो व्यतिकरण प्रतिरूप कैसा होगा, ये सब बात कभी कभार पूछ ली जाती है। तो मूल स्रोत आपने सफेद रंग का ले लिया, ठीक है। मूल स्रोत अगर आप श्वेत प्रकाश का लोगे तो मैं आपको छोटे से मैं समझा देता हूं। ये कला संबद्ध स्रोत S1 S2, ये आपका सेंटर है ना। अब क्या होगा कि सेंटर के लिए तो जितनी भी तरंगे हैं उन सभी के लिए पथांतर 0 होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि सेंटर पर दीप्त फ्रिंज बनती है। पथांतर 0 है, पथांतर 0 है तो समपोषी व्यतिकरण होगा, और समपोषी व्यतिकरण होगा तो दीप्त फ्रिंज बनेगी। लेकिन यहां श्वेत प्रकाश स्रोत है, तो आप ध्यान रखना कि इसका सेंटर श्वेत दीप्त होगा, है ना, यानी सफेद और चमकीला होगा। अब आप कहेंगे सफेद और चमकीला होने में क्या खासियत है? खासियत यह है कि इसके अराउंड श्वेत दीप्त के अराउंड रंगीन फ्रिंजें बनेंगी, है ना। तो अगर श्वेत प्रकाश स्रोत लेंगे तो केंद्रीय फ्रिंज श्वेत दीप्त चमकीली होगी, लेकिन उसके दोनों ओर जो फ्रिंजें बनेंगी वो रंगीन बनेंगी। वीबग्योर के अनुसार उनका एक किनारा बैंगनी, दूसरा किनारा लाल होगा। अगर आपसे कहें केंद्र के समीप पहली फ्रिंज का रंग कौन सा होगा, तो वीबग्योर के अनुसार वायलेट यानी बैंगनी होगा, ठीक है ना। तो श्वेत प्रकाश स्रोत में अब क्या होता है, जैसे केंद्र कहीं भी जाता है तो रंगीन फ्रिंजों के बीच में केंद्र कहीं भी खिसकेगा तो उस केंद्र का खिसकना अपने को बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि इसका केंद्र श्वेत दीप्त है। जैसे मान लो अपन पतली फिल्म रखने का प्रयोग करते हैं, तो पतली फिल्म रखने के प्रयोग में अपन ने जैसे मान लो पतली फिल्म रखी प्रकाश के मार्ग में, ये पतली फिल्म रखती, अब केंद्र शिफ्ट होगा, ये पतली फिल्म, ये सब यहां पर, अब यहां केंद्र शिफ्ट होगा तो कलरफुल फ्रिंजों के बीच में ये केंद्र की शिफ्टिंग साफ साफ दिखेगी, क्योंकि केंद्र तो अलग से ही श्वेत यानी सफेद रंग का और चमकीला है। तो रंगीन फ्रिंजों के बीच में जो चमकीला यानी श्वेत केंद्र होगा उसकी शिफ्टिंग आपको साफ साफ दिख जाएगी कि केंद्र कहां से शिफ्ट होकर कहां चल गया। तो इसका एडवांटेज है कई जगह, तो कई जगह अपन कई प्रयोगों में हम मूल स्रोत या मूल प्रकाश स्रोत कौन सा लेते हैं? श्वेत। तो व्यतिकरण में एक छोटी सी बात अलग से ध्यान आ गई थी मेरे, भी बात समझाते समझाते, इससे मैंने आपको ये बताना उचित समझा। अब आ जाइए, सब 2 घटनाएं अपन पढ़ चुके हैं, कुल 3 है ना। परावर्तन व्याख्या की जा चुकी है ना, अपवर्तन इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है, और व्यतिकरण में आपको थ्योरेटिकली समझा दिया गया है, इसके अलावा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया गया है, और इसको पर्दे पर दिखा भी दिया गया है। व्यतिकरण ऐसी घटना थी जो आपने पहले कभी शायद नहीं देखी होगी या नहीं देखी, क्लियर। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप में आपको दीप्त व दीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की एकांतर क्रम में दिखाई देंगी। जब भी ऐसा सीन आपको पर्दे पर दिख रहा है तो आप
निश्चित होकर समझ लीजिए कि आप उस समय व्यतिकरण को देख रहे हैं। अब आ जाइए प्रकाश की चौथी घटना की बात करेंगे हम। प्रकाश की चौथी घटना बीच में लिख देता हूं मैं, विवर्तन, है ना, यानी डिफ्रैक्शन। अब सब डिफ्रैक्शन कौन सी घटना है, ये भी इसमें क्या दिखेगा, क्या होता है। तो पहले तो ये बता दूं आपको कि विवर्तन भी वास्तव में आपने कभी देखा नहीं है ना। तो विवर्तन भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, विवर्तन में क्या दिखता है, कैसे दिखता है, वो सब स्वाभाविक है। जब विवर्तन पढ़ रहे हैं तो वो सब समझाया जाएगा। विवर्तन का जो पहला एक पैराग्राफ होगा उसके साथ ध्वनि को चलाया जाएगा। एक्चुअली ध्वनि में विवर्तन आसानी से प्रेक्षित हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, अभी पढ़ाने ही वाला हूं मैं। तो आपको शुरू में प्रकाश में विवर्तन ध्वनि के सहारे चलाया जाएगा। तो इनिशियल पहला पैराग्राफ दो में ध्वनि साथ साथ चलेगी, फिर सेपरेशन हो जाएगा, यानी फिर अपन प्रकाश की ही बात करेंगे। ठीक है सब। अब आ जाइए सब, पहली बात, विवर्तन तरंगों का गुण है। ठीक है सब, तरंगों का गुण है। तरंगों का गुण है तो ये दोनों में प्रेक्षित होता है। दोनों में का मतलब अनुदैर्घ्य में भी, मेरे अनुदैर्घ्य कहते आप समझ जाया करो जी, अनुदैर्घ्य का मतलब ध्वनि में भी, है ना, और अनुप्रस्थ में भी, यानी प्रकाश में भी। ठीक है सब। तो सब विवर्तन तरंगों का गुण है जो ध्वनि में भी प्रेक्षित होता है, और प्रकाश के दो स्वरूप है, कण भी और तरंग भी। तो यदि प्रकाश भी तरंग के रूप में है तो प्रकाश में भी विवर्तन प्रेक्षित होगा। भाई प्रकाश तो ड्वेल नेचर रखता है, वो कण भी है वह तरंग भी है। तो प्रकाश का जब तरंग स्वरूप होगा, है ना, उस समय आपको प्रकाश में भी विवर्तन प्रेक्षित होगा। तो सब दोनों की या तरंगों की घटना है तो दोनों में घटित होगी, जबकि प्रकाश भी तरंग स्वरूप में हो। अब सब मैं ध्वनि से बात को समझाना चाहता हूं। ध्वनि में विवर्तन एक सामान्य दैनिक जीवन की घटना है। अब आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान से समझें। हम एक कमरे में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, क्लियर सब। कमरे में खिड़की है, कमरे में दरवाजा है ना, दीवारें भी है। अब खिड़की या दरवाजे से परे कोई व्यक्ति दीवार के सहारे खड़ा है, न तो वो खिड़की के यहां खड़ा है न वो दरवाजे के यहां खड़ा है, वह दरवाजे से थोड़ा सा हट के दीवार में चिपके खड़ा है, मान लीजिए हमें नहीं दिख रहा। अब वो प्रत्यक्ष रूप से हमसे सीधी रेखा में नहीं है, क्योंकि वह तो दरवाजे के परे दीवार में या खिड़की के परे दीवार में, दीवार की तरफ छुपा खड़ा हुआ है। लेकिन हम जो कमरे में बात करते होते हैं वह व्यक्ति आराम से सुन रहा होता है। उदाहरण नंबर 1। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आपने कई बार देखा भी होगा हॉस्टल वगैरह में बाथरूम वगैरह कॉमन होते हैं, या कमरों में भी ऐसा होता है। तो सब मान लीजिए कमरा, मान लीजिए बाथरूम, मान लीजिए दो बाथरूम के बीच में एक दीवार है, दो कमरों के बीच में एक दीवार है। मान लीजिए दीवार के ऊपर झरोका सा है ऊपर की तरफ, है ना। उधर का व्यक्ति हमें नहीं देख सकता, इधर का व्यक्ति उधर नहीं देख सकता। बाथरूम में तो स्वाभाविक ऐसे देखने लग गए तो फिर बाथरूम का मतलब ही क्या हुआ। अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे क्योंकि दीवार ऊंची है, पूरी तरह से दीवार नहीं, दीवार ऊंची है, ऊपर की तरफ जाली लगा रखी है या कुछ जगह खाली छोड़ रखी है। अब आप ये देखेंगे
कि हम नहाते समय अपने मित्र से बात कर सकते हैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। वो भी हमारी बात का जवाब देगा, हम भी उसकी बात का जवाब देंगे और आपस में हम बातें कर रहे होंगे। कमरे में दीवार के परे इधर और उधर दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये उदाहरण नंबर 2। तीसरा उदाहरण चलो इससे देख लो। आप घर में बैठे हो, घर के अंदर वाले कमरे में बैठे हो, यानी बिल्कुल बाहर वाले कमरे में नहीं हो। कमरे के अंदर कमरा है या कमरे के अंदर आंगन है, आंगन के अंदर कमरा है, वहां आप बैठे हो। लेकिन कोई बाहर गली में गाड़ी हॉर्न बजाती हुई निकलती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, तो आपको अंदर तक के कमरे में हॉर्न सुनाई दे रहा है। ये उदाहरण नंबर 3। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर जो श्रोता है, मतलब बोलने वाला है, या स्रोत के दो, सॉरी स्रोत, श्रोता नहीं, स्रोत के दो। स्रोत जो ध्वनि का उत्सर्जन कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं स्रोत हूं, और श्रोता है जो ध्वनि को सुन रहा है। दोनों डायरेक्ट सीधी रेखा में नहीं है, फिर भी वह हमारी बात सुन रहा है और वो हमारी बात सुन रहा है। तो ये तो तभी संभव है जबकि जो दरवाजे हैं, खिड़की है, उनके किनारों से टकराकर अनुदैर्ध्य तरंग मुड़ जाती हो, तभी तो उसके कान तक हमारी बात पहुंची। वो सीधी रेखा में या डायरेक्ट हमारे सामने तो नहीं है ना? तो उसके कान में पहुंचने का कारण क्या हुआ भाई? या तो जैसे मैंने बताया आपको कि ऊंची दीवार के ऊपर की तरफ गैप हो, किनारे तो वहां भी हैं। कोई गेट हो, गेट में भी चारों तरफ किनारे हैं। ये किनारों से टकराकर अनुदैर्ध्य तरंग मुड़ जाती है और मुड़कर उसके कर्णपटल यानी कान तक पहुंच जाती है, इसलिए वह हमारी बातों को सुन रहा होता है। क्लियर साहब? इसका मतलब द्वारक, द्वार है ना, खुला गेट, खुली जगह, या अवरोधक जैसे लगी बंद खिड़की, बंद दरवाजा, ये अवरोधक हुए, है ना? तो द्वारक मतलब खुली हुई, खुला हुआ स्पेस, जैसे खिड़की खुली हुई है तो द्वारक का काम करेगी। दरवाजा खुला है तो जो गेप होगा वो द्वार का काम करेगा। बंद दरवाजा, बंद खिड़की, वो अवरोधक का काम करेगा। द्वार में भी किनारे होते हैं और अवरोध में भी किनारे होते हैं। ये देखो साहब, एक लेंस टाइप से समझा दूं मैं, ये इसको देखें आप एक बार। मतलब क्या है, आपके दिमाग में वह परिकल्पना बैठी हुई होनी चाहिए जिससे अपन बात। अब ये जैसे चारों तरफ तो अपन ने मटेरियल भरा हुआ मान लिया, है ना? ये चारों तरफ मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है ना? इतनी ड्राइंग अपन कर नहीं सकते, टाइम वेस्ट होगा, है ना? ये तो हुआ द्वार, बीच में आप देख रहे हो गैप, है ना? इसको चारों तरफ से भरा हुआ मान लो तो बीच में आपको दिख रहा है गैप, इसको कहते हैं द्वारक। ये कहलाता है साहब द्वारक। इसके परे ये दूसरी पोजीशन, अब ये बीच में से भरा हुआ है ना? ये बीच में से भर दिया मैंने। अब गैप नहीं है साहब, पहले गैप था जो ऊपर दिखा रखा था मैंने, अब गैप नहीं है। इसको कहते हैं अवरोधक। आप दोनों में ही किनारे पाएंगे, है ना? यानी देखो, मैं किनारे भी अलग से हाईलाइट कर देता हूं। इसमें भी किनारे हैं, ये द्वार है तो ये किनारे रहे। ये अवरोधक है तो इसमें भी किनारे हैं। इन किनारों से टकराकर तरंग के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं, है ना? ध्वनि में विवर्तन बोलेंगे तो यही बोलेंगे, है ना? द्वारक व अवरोधक के किनारों से टकराकर तरंग के
मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अभी मैं ध्वनि तक ही सीमित हूं। ये साहब अपवर्तन नहीं है। अगर तरंग एक से दूसरे माध्यम में जा रही होती तो हम जानते हैं एक से दूसरे माध्यम में तरंग जाएगी तो मूल पथ से विचलित होगी। उस घटना को कहते हैं अपवर्तन। यहां तो बोलने वाला भी हवा में ही है और सुनने वाला भी हवा में ही है, दोनों एयर में ही, माध्यम चेंज हुआ ही नहीं है ना। फिर भी तरंग मुड़ गई तो एक ही माध्यम में सीधी रेखा में चलने वाली तरंग मुड़ जाए तो उस घटना को कहते हैं विवर्तन। ये तो मैंने ध्वनि में समझाया। अब ध्वनि में तो मैंने बाकायदा आपको समझाया कि कब कब हम बात सुन लेते हैं, कब हॉर्न सुन लेते हैं, कब हम दीवार के इधर उधर खड़े होकर बातें करते रहते हैं, भले एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, है ना। तो सब ध्वनि में तो ये आम बात है। जो मैंने उदाहरण दिए उनसे आपको याद भी आता होगा। आपके गली मोहल्ले से जब भी कोई वाहन गुजरता है और हॉर्न वॉर्न बजाता है या कोई बाहर चिल्ला रहा होता है तो आपके घर के अंदर तक आपको ध्वनि सुनाई देती है। अब आजकल तो वो गाड़ी वाले कचरा लेने आते हैं तो वही एक माइक लगा के रखते हैं या एक स्पीकर लगा के रखते हैं, तो सब वो स्पीकर बजाते हुए निकलते हैं। घर के अंदर महिलाएं काम करती रहती हैं। विवर्तन के कारण अंदर के कमरे में बैठी हुई महिला को भी उस कचरा लेने वाले की आवाज आ जाती है और वो कचरा डाल के आती है। ये सब किससे पॉसिबल हो रहा है? ध्वनि में विवर्तन से। कारण कौन है? वही दरवाजे या अवरोध, इनके तीखे किनारों से तरंग टकरा टकरा के मुड़ती जाती है और तरंग के मुड़ने की यही घटना विवर्तन है। अब आ जाओ प्रकाश में। ठीक इसी प्रकार प्रकाश तरंग के मार्ग में, वही मार्ग में तो आना जरूरी, प्रकाश तरंग के मार्ग में उपस्थित द्वारक व अवरोधक के तीखे किनारे, वही किनारे ही कहना चाहता हूं, तीखे पे जोर देने का कोई ज्यादा मेरा मकसद नहीं है ना। तो द्वारक व अवरोधक के तीखे किनारों से टकराकर प्रकाश तरंग के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ध्वनि से स्टार्ट होते हैं अपन और फिर उसके द्वारा प्रकाश में विवर्तन को अपन ने समझा दिया कि साहब प्रकाश में भी तीखे किनारों से टकराकर प्रकाश तरंग मुड़ जाती है। यही घटना प्रकाश में विवर्तन कहलाती है। सीधे सीधे कहो बिना बड़े उस विस्तार के तो आप सीधे कह सकते हो प्रकाश तरंग के ऋजु रेखीय संचरण। ऋजु रेखीय संचरण का मतलब सरल रेखा में चलना, है ना। तो प्रकाश तरंग के ऋजु रेखीय संचरण मतलब सरल रेखा में चलते हुए, ऋजु रेखीय संचरण से विचलन, सरल रेखा में चलते हुए प्रकाश तरंग का मुड़ जाना, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो अपन अन्य शब्दों में कह सकते हैं प्रकाश तरंग के ऋजु रेखीय संचरण से विचलन को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ध्वनि में तो हमें समझ में आ गया, प्रकाश में भी ऐसा कोई उदाहरण तो होता होगा जिससे थोड़ा थोड़ा आपको लगे। तो मैंने ये तो बता ही दिया कि प्रकाश में व्यतिकरण विवर्तन ऐसी आम घटना नहीं है जो आपकी देखी हुई हो। फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि प्रकाश तरंगें भी अवरोधक या द्वारक के तीखे किनारों से टकराकर मुड़ती है। कैसे साहब? आपकी परछाई देखो, आपकी परछाई का मध्य भाग गहरा होगा, डार्क होगा, लेकिन परछाई के जो किनारे होंगे वो धुंधले होंगे, है ना। परछाई के किनारे धुंधले क्यों हैं? क्योंकि आपके शरीर में भी किनारे हैं। अब इन किनारों से प्रकाश तरंग टकराती है और टकराकर परछाई में अतिक्रमण कर लेती है। परछाई में अतिक्रमण कर लेती का मतलब परछाई में घुस जाती है, और परछाई में घुस जाती है तो सब परछाई के किनारे प्रकाश में विवर्तन के कारण ही धुंधले दिखाई देते हैं। तो साहब आपको ये एक उदाहरण है जिससे आप थोड़ा बहुत फील कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता तो है
कि परछाई के किनारे हमें धुंधले दिखते हैं। तो किनारे धुंधले इसलिए दिखते हैं क्योंकि शरीर की रचना जो है उसमें भी किनारे हैं और किनारों से तरंग टकराकर मुड़ जाती है। अब अगली बात, ये एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब अगली बात है कि ध्वनि में विवर्तन तो बड़ी सामान्य सी घटना है। कचरा लेने वाले की आवाज सुनाई दे रही है, दो जने दीवार के इर्द गिर्द बातें कर रहे हैं, कमरे का वार्तालाप बाहर सुना जा रहा है, वगैरह वगैरह। प्रकाश में विवर्तन को देखने के लिए विशेष प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। प्रकाश में विवर्तन सामान्यतः प्रेक्षित नहीं होता। प्रकाश में विवर्तन को देखने के लिए विशेष प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था व्यवस्थित करनी पड़ेगी। क्लियर साहब? अब साहब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि विवर्तन दो बातों पर निर्भर करता है ना? विवर्तन दो बातों पर निर्भर करता है ना? दो बातों पर निर्भर करता है। कौन सी दो बातें सब? तो उन दो बातों को आप देखिए ध्यान से। नंबर 1 या ए भी लिख दूं, अवरोधक या द्वारक के आकार, है ना? अब इनको कॉमन दोनों विवर्तन उत्पन्न करते हैं तो इनको विवर्तक भी कह सकते हो। अवरोधक और द्वारक को सम्मिलित रूप से अपन कहीं बोलेंगे तो ऐसे भी बोल देंगे विवर्तक। बात वही है ना? विवर्तक का मतलब तीखे किनारे, अब तीखे किनारे दो में ही होते हैं ना। तो सब अवरोधक या द्वारक मतलब सम्मिलित रूप से बोले तो विवर्तक के आकार स्मॉल ई पर, यह आकार में सब स्मॉल ई से दर्शा रहा हूं। दूसरा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर। तो सब तीखे किनारों से टकराकर प्रकाश तरंग का मुड़ना मतलब विवर्तन दो बातों पर निर्भर करता है। दोनों बातें लिख दी मैंने। अब ध्यान से समझिए, है ना? ध्यान से समझनी हर चीज, सीधा है ना? इसलिए अब प्रायोगिक विश्लेषण, है ना? इतना सही लिख देता हूं क्योंकि थ्योरी में बोल ही रहा हूं, है ना? प्रायोगिक विश्लेषण से जब विवर्तक का आकार तरंग दैर्घ्य के आकार के लगभग बराबर हो, विवर्तक आप समझ ही रहे हो, धारक व अवरोधक का आकार लगभग समान हो, तो तरंग का मुड़ना, टकराकर तरंगों का फैलना मतलब विवर्तन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल स्पष्ट, है ना? टकराकर तरंग का मुड़ना। अब मुड़ने को प्रकाश का फैलने से समझो, प्रकाश फैल जाता है। जैसे अपन एक सीन है, जैसे प्रकीर्णन में समझाया था आपको, टकराकर प्रकाश का फैलना। तो यहां भी अब किनारों से मुड़कर या किनारों से टकराकर मुड़ रहा है प्रकाश, तो फैल रहा है ना, है ना? तो जैसे कई बार क्या होता है, हिंदी में शब्द इतने कठिन हो जाते हैं कि मूल बात से हम दूर हट जाते हैं। मैं थोड़ी कोशिश करता हूं कि हमारी अप्रोच सामान्य शब्दों से रहे। अब आप टकराकर मुड़ना, अरे भाई प्रकाश टकराकर फैल रहा है, समझ जाओ विवर्तन हो रहा है ना सब? तो सब इस स्थिति में विवर्तन स्पष्ट दिखेगा, है ना? इसको आप विवर्तन की शर्त बोल सकते हैं, शर्त है ये विवर्तन की, ठीक है सब? अब आप क्या करेंगे कि द्वारक या अवरोधक का आकार बढ़ाने लगेंगे। जैसे जैसे आप ई बड़ा करेंगे, यानी द्वारक व अवरोधक का आकार बढ़ाने लगेंगे,
तो विवर्तन की स्पष्टता में कमी होने लगेगी। यानी जो विवर्तन यानी मुड़कर तरंग का फैलना इस स्थिति में साफ साफ दिखता होगा, वह आकार बढ़ाने पर, ई बढ़ाने पर धीरे धीरे वह प्रकाश का फैलना या मुड़ना कम होता जाएगा, यानी विवर्तन की स्पष्टता में कमी आएगी। और यूं समझ लें कि जब ई लगभग बराबर 50 लैम्डा यानी द्वारक व अवरोधक का आकार तरंग दैर्घ्य के 50 गुना के बराबर हो जाए, फिर विवर्तन अस्पष्ट हो जाएगा, है ना। विवर्तन अस्पष्ट है ना साहब। इसमें तो विवर्तन स्पष्ट है, ऊपर वाली सिचुएशन में तो विवर्तन बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखेगा, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जब ई लगभग बराबर 50 लैम्डा यानी आप द्वारक की अवरोधक का आकार तरंग दैर्घ्य के 50 गुना से कर देंगे, फिर आपको विवर्तन स्पष्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब विवर्तन अगर साफ देखना है तो ई लगभग बराबर लैम्डा तो रखना ही चाहिए, साफ देखना है तो 3 गुना कर दो तरंग दैर्घ्य का, 5 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, ई बराबर 10 लैम्डा कर दो तो भी विवर्तन दिखेगा। पर ई बराबर 50 लैम्डा कर दोगे तो फिर विवर्तन की स्पष्टता कम हो जाएगी, है ना, खत्म भी हो जाएगी। तो विवर्तन एक शर्तियां घटना है। अब बात आती है कि भाई ध्वनि में विवर्तन आराम से क्यों दिखता है। ध्वनि में विवर्तन आराम से क्यों दिखता है तो उसको समझो साहब। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य लगभग 1 मीटर परास की है, 1 मीटर कोटि की है। अब आप सोचो, जैसे हमारे घर में दरवाजा है, अब दरवाजा कितना लंबा चौड़ा होता होगा, ज्यादा 2.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा ज्यादा मान लो थोड़ा सा, यानी 3 मीटर मान लो, है ना। अब 3 गुना कर ला इसका, तो द्वार का आकार इसका 3 गुना ही है, 3 गुना ही है, तो शर्त के अंदर है, ध्वनि का विवर्तन शानदार होगा। खिड़की है, खिड़की 2 मीटर मान लो, ज्यादा ज्यादा 4 मीटर मान लो, तो खिड़की का आकार यानी ई तरंग दैर्घ्य का 4 गुना ही है, 50 गुना तो नहीं है, 4 गुना है, तो खिड़की भी ध्वनि की तरंगों को आराम से मोड़ेगी यानी विवर्तन करेगी। चौक जाल देख लो, झरोके देख लो, घर वाले कितने बड़े होते होंगे, बहुत बड़े तो नहीं होते, है ना। तो सब हमारे दैनिक जीवन में घरों में जो खिड़की, दरवाजे, चौक जाल वगैरह वगैरह ये जो भी हैं, बाहर का मेन गेट भी देख लो आप, 5 मीटर का होगा, इतना, इससे बड़ा तो क्या मेन गेट होगा, है ना। तो भी ई बराबर 5 लैम्डा ही तो हुआ। तो कहने का मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो घरों में खिड़की, दरवाजे, झरोके वगैरह ये हैं, ये ध्वनि तरंग के 4 गुना 5 गुना है। तो खिड़की, दरवाजे, झरोके ये शानदार विवर्तक का काम कर रहे हैं, किसके लिए, ध्वनि के लिए, है ना। तो सब लिखता जाता हूं मैं, ताकि क्योंकि थ्योरी है ना, तो फिर आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। ये खिड़की हैं, दरवाजे हैं, चौक जाल है ना, झरोके हैं आदि। ये ध्वनि के लिए क्या है साहब, अच्छे विवर्तक हैं। इसलिए साहब ध्वनि का विवर्तन आपको बिल्कुल साफ साफ दिखता है, उनकी शर्त पूरी हो रही है। और विवर्तन कंडीशनल घटना है ना। अब आ जाओ प्रकाश की बात करें।
प्रकाश में क्यों नहीं दिखता? तो साहब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अति अल्प है, 10⁻⁷ मीटर। अब इस आकार का तो कोई द्वार भी नहीं होता और इस आकार का कोई अवरोध भी नहीं होता, तो स्वाभाविक है कि प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए विशेष प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था चाहिए, क्योंकि सामान्यतः जो व्यवस्थाएं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वह प्रकाश तरंग दैर्घ्य की कोटि की नहीं है। जो प्रकाश तरंग दैर्घ्य की कोटि की नहीं है तो स्वाभाविक है वो विवर्तन की शर्त पूरी करती नहीं प्रकाश के लिए। इससे प्रकाश में विवर्तन आपको विशेष इंतजाम करके ही देखना पड़ेगा। प्रकाश में विवर्तन आपको सामान्य घटना के तौर पर दिखाई देने वाला नहीं है। कारण समझ में आइए, यही वजह है कि बाहर गली में कार जो हॉर्न बजा रही है वो हॉर्न हमें अंदर के कमरे तक सुनाई देता है, लेकिन कार में जो हेडलाइट जल रही है वो अंदर कमरे में दिखाई नहीं देती, क्योंकि ध्वनि का तो विवर्तन होगा। दरवाजे खिड़की वगैरह अच्छे विवर्तक का कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश के लिए दरवाजे खिड़की वगैरह अच्छे विवर्तक नहीं है, तो सब ध्वनि प्रकाश का विवर्तन नहीं होगा। तो कार जो दीवार से परे हॉर्न बजा रही है या गली में हॉर्न बजा रही है उसका हॉर्न सुनाई देगा, लेकिन उसकी हेडलाइट अंदर के कमरों में दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार एक कमरे में एक कमरे में दीवार के इर्द गिर्द बैठे लोग आराम से बात कर रहे होंगे, क्योंकि ध्वनि का तो विवर्तन हो रहा है, लेकिन वह एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, क्योंकि प्रकाश के विवर्तन की शर्त वहां पूरी हो ही नहीं रही। दीवार तो विवर्तक प्रकाश के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि शर्त पूरी होनी चाहिए, ई लगभग बराबर लैम्डा। तो साहब कहने का मतलब जो सिचुएशन हमारे सामने प्रेक्षित हो रही है उससे साफ दिखता है कि साहब प्रकाश में विवर्तन इतनी सामान्य घटना नहीं है। उसके लिए तो आपको इस आकार के विवर्तक का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्यतः उपलब्धि नहीं। बैक्टीरिया के आकार से छोटा है, बैक्टीरिया का आकार 10⁻⁶ मीटर होता है, माइक्रोन साइज होती है, ये उससे भी छोटा है, तो इतना आपको द्वारा को अवरोधक कम। अच्छा, अब इसमें एक बात, विवर्तन कहीं ना कहीं वरदान भी है। जैसे हम रेडियो तरंगों की बात करें तो रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अब सामान्यतः 10⁻² से 10⁻⁵ मीटर होती है। परास है साहब, रेंज है ना। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य तो बहुत जबरदस्त है। अगर 100 मीटर भी मान लें अपन, अब इस देखो ध्यान से समझना, ये जो गलियां हैं अपनी, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीज, तो रेडियो तरंग के लिए तो ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जो क्या नाम से ये बड़ी बड़ी गलियां हैं, चौड़े चौड़े रास्ते हैं, ये शानदार विवर्तक का कार्य कर रहे हैं। तो रेडियो तरंग तो विवर्तित होकर सब जगह बिछ जाती है, यानी फैल जाती है। जैसे एफएम है, अब एफएम आता ही है, बहुत दूर तक जाता है, तो एफएम बहुत दूर तक कैसे जा रहा है? उसमें ठीक है, संप्रेषण एक भूमिका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और भी सपोर्टिव सिस्टम है। मैं नहीं कह रहा कि केवल विवर्तन ही, और भी सपोर्टिव सिस्टम है, लेकिन एक चीज विवर्तन भी है। तो विवर्तन कहीं ना कहीं वरदान भी है, वो तरंगों को यानी रेडियो तरंगों को बहुत दूरी तक फैलाकर लोगों तक रेडियो के प्रोग्राम भेजेगा, ठीक है साहब। तो विवर्तन में यहां तक के पैराग्राफ में ध्वनि साथ चलाई जाएगी, है ना। अब इसके बाद अपन प्रकाश पे ही फोकस होंगे, है ना। अब प्रकाश की बात करेंगे सेपरेट। तो अब आ जाइए
प्रकाश का विवर्तन। अब केवल प्रकाश, अब ध्वनि नहीं आएगी बीच में ना। प्रकाश का विवर्तन, तो सब क्लियर हो गया। अब विवर्तन एक सीन बन गया आपके दिमाग में। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात करें सब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को सेपरेट कर दिया है ना। क्या है सब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? अंडरलाइन करने की मेरी आदत है, इसे आप जानते ही हो, ये मेरे को करने में मजा आता है। ठीक, अब आओ सब। प्रकाश में विवर्तन दो प्रकार का होता है। अब बिल्कुल अपन प्रकाश पर ही फोकस हो गए है ना। दो प्रकार में, पहला फ्रेनल विवर्तन है ना। परिभाषा बहुत ऐसी नहीं है कोई अजीब गरीब। ये सब विवर्तक है, ए बी से दिखा दिए, छिद्र है सब द्वारक। अब द्वारक अवरोधक कुछ भी बोलो आप, मैं विवर्तक ही लिख देता हूं। विवर्तक में दोनों आ जाता है, तो ए बी विवर्तक है। ये प्रकाश स्रोत है और ये पर्दा है ना। ये सब मैं आपको विवर्तन दिखा देता हूं। ये देखो, ये स्रोत से प्रकाश है ना, इसकी छाया ए बी की छाया पर्दे पर सीडी बन रही है। बड़ी छाया दिख रही है आपको, साफ दिख ही रहा होगा है ना। थोड़ा सा चित्र अच्छा बना देना। स्रोत कौन सा है? बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत है तो तरंगाक गोली होगा। गोलीय तरंगाक को मैं W डैश से लिख दूं, और ये विवर्तित तरंगाक भी W डैश से। ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखो छिद्र ए बी है, जैसे आप विवर्तक कह रहे हैं या मैं विवर्तक कह रहा हूं, और ये पर्दा है, तो आप देखो ए बी की ज्यामितीय छाया पर्दे पर कितनी बड़ी बनी, CD के बराबर बनी है ना। तो सब ऐसा विवर्तन जिसमें विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक, ये जो आपको विवर्तक के रूप में दिखा रखा है मैंने, द्वारक या अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दा सीमित दूरी पर हो, उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं है ना। परिभाषा यही है। यदि विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दा सीमित दूरी पर हो, तो ये विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। और भी डिफरेंसेस है, पहले मैं फ्राना पर भी बता दूं, फिर डिफरेंसेस पे चर्चा कर लेंगे। दूसरा विवर्तन है फ्रान हाफर विवर्तन। फ्रान हाफर विवर्तन में स्रोत भी अनंत पर है और पर्दा भी। ये वही विवर्तक ए बी है ना, द्वारक अवरोधक कुछ भी कह दो आप, दोनों का कॉमन वर्ड तो विवर्तक ही है। ये सब समांतरित प्रकाश किरणें तो अनंत से आ रही है, और तरंगाग या फिर समतल होगा, क्योंकि प्रकाश स्रोत दूर है तो तरंगाग समतल होगा। अब ये किनारों से टकराकर मुड़ेगी, ये मोड़ दी सब। ये जा भी कहां रही है? अनंत पर ही जा रही है, यानी विवर्तित तरंगाग भी समतल ही होगा। अब आप कहेंगे कि साहब अनंत पर जा रही है तो फिर विवर्तन कैसे देखें? अगर आपको इम्पैक्ट देखना है तो लेंस ले लीजिए, लेंस से किसी बिंदु पर इनको फोकसित कर लीजिए। ये कर लिया साहब फोकसित है ना, बिंदुओं पर प्रभाव दिख जाएगा। तो सब यदि विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारक या अवरोधक से स्रोत व पर्दा
या पर्दे की प्रभावी दूरी अनंत हो तो ऐसे विवर्तन को फ्रानहाफर विवर्तन कहते हैं। अब दोनों विवर्तन आपके सामने हैं। एक अंतर तो आप इसमें डेफिनेशन से दिख जाता है आपको। यदि विवर्तन उत्पन्न करने वाले विवर्तक यानी द्वारा के अवरोधक से स्रोत व पर्दा सीमित दूरी पर हो तो उसे फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। इसमें परिभाषा दी अपन ने, यदि विवर्तन उत्पन्न करने वाले द्वारा की अवरोधक से स्रोत व पर्दे की प्रभावी दूरी अनंत हो तो उसे फ्रानहाफर विवर्तन कहते हैं। ये सब एक डिफरेंस मैंने बता दिया। अब दूसरा डिफरेंस आप ऐसे जान लो, फ्रेनेल विवर्तन में आपतित तथा विवर्तित दोनों तरंगाग या तो गोलीय होंगे या बेलनाकार होंगे, क्योंकि स्रोत भी पास है। अब स्रोत या तो छड़ के रूप में होगा, अगर स्रोत छड़ के रूप में यानी स्लिट के रूप में तो तरंगाग बेलनाकार होगा। क्लियर है ना। और यदि स्रोत बिंदु रूप में या संकीर्ण है तो तरंगाग गोलीय होगा, है ना। तो स्रोत तो दो ही हैं, या तो स्लिट रूप में या संकीर्ण। तो सब फ्रेनेल विवर्तन में आपतित और विवर्तित दोनों तरंगाग गोलीय या बेलनाकार होते हैं। यहां आ जाओ, इसमें आपतित तथा विवर्तित दोनों तरंगाग समतल होते हैं। यह दूसरा डिफरेंस है ना। तीसरा डिफरेंस फ्रेनेल विवर्तन, इसमें सब विवर्तक के आकार अनुसार विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र सेंटर है ना, ये सेंटर कह दो यहां पे, दीप्त भी हो सकता है अदीप्त भी हो सकता है। दोबारा सुने, फ्रेनेल विवर्तन में विवर्तक के आकार अनुसार केंद्र विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र दीप्त भी हो सकता है और अदीप्त भी हो सकता है, यानी अंधकार भी हो सकता है, चमकीला भी हो सकता है केंद्र। फ्रानहाफर विवर्तन में आपको फोकसित करना पड़ता है, मतलब आप लेंस यूज करते हैं। तो फ्रानहाफर विवर्तन में विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र सदैव दीप्त ही होता है, सदैव। क्लियर। तो कहने का मतलब ये आपको मैंने तीसरा अंतर बता दिया, मेरा ख्याल है ठीक है सब। अब चौथा अंतर है ना। चौथे अंतर में यह है कि फ्रेनेल विवर्तन में या फ्रेनेल विवर्तन को देखने के लिए आपको किसी प्रकार के दर्पण लेंस की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट दोनों पास है, पर्दा भी पास में, स्रोत भी पास में है। इधर बात करें, इसको देखने के लिए लेंस आवश्यक है, वरना तो इस पर्दा भी कहां पर है, अनंत पर है ना, स्रोत भी कहां पर है, अनंत पर। तो सब फ्रानहाफर विवर्तन को देखने के लिए लेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है। अगला डिफरेंस, अब देखो, इसमें तो स्रोत और पर्दा पास में ही है। अब स्रोत पे फोकस हो जाओ, चलो पर्दे को छोड़ दो एक बार के लिए। स्रोत विवर्तक से सीमित दूरी पर होता है, तो इसके विवर्तन प्रतिरूप में केवल एक ही विवर्तक का प्रभाव प्रेक्षित होगा। भाई स्रोत और पर्दे के बीच में यही तो आया ए बी, है ना। तो इसके विवर्तन प्रतिरूप में एक ही, इसको थोड़ा सही कर दूं साहब, है ना, ये इसको थोड़ा सा यूं कर दें, थोड़ा ऐसा गहरा गहरा सा अजीबोगरीब टाइप का लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा। अब आ गया ना बिल्कुल क्लियर, है ना। चलो अब साफ दिख रहा है ये भी, है ना। इसमें लाइन यहाँ से कट जाती ना तो ये भी शानदार थी, लेकिन अभी काटूंगा तो पूरी नहीं कट जाए कहीं। देखो पूरी कटी है, कोई बात नहीं, बना देता हूँ, है ना। ये लो, ठीक है। अब दोनों चित्र अच्छे लग रहे हैं मेरे को। थोड़ा सा बार बार वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था चित्र,
वो चित्र में, तो इसने अभी ऐसा ही हो गया मेरे को। हाँ साहब, तो साहब इसके विवर्तक में केवल एक ही विवर्तक का प्रभाव प्रेक्षित होता है, क्योंकि स्रोत और पर्दा पास ही, उसमें एक ही तो विवर्तक है, उसका ही प्रभाव प्रेक्षित होता है। इसमें आ जाओ, ये सब कहां से आ रहा है? अनंत से प्रकाश आ रहा है। अब जब प्रकाश अनंत से आ रहा हो तो कितने ही पार्टिकल से इसकी टक्कर हुई होगी, कितने पार्टिकल से टकराया होगा, यानी मार्ग में कितने अवरोधक आए होंगे और कितने ही द्वारक आए होंगे। तो इसके विवर्तन प्रतिरूप में अनेक विवर्तकों का सम्मिलित प्रभाव प्रेक्षित होता है। इस बात को दोबारा समझें, है ना। इसके विवर्तन प्रतिरूप में केवल एक ही विवर्तक, क्योंकि इसमें स्रोत पास है, पर्दा भी पास में ही है, तो इस वेनल विवर्तन प्रतिरूप में केवल एक ही विवर्तक का प्रभाव प्रेक्षित होगा। इसमें स्रोत के प्रभावी दूरी अनंत है, स्वाभाविक के अनंत से, यानी बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है, तो बीच मार्ग में आने वाले कई उनसे टकराया होगा, कई जो कह सकते हैं अपन कण हैं, द्वार हैं, कोई भी चीज टकराया। तो इसके विवर्तन प्रतिरूप में अनेक विवर्तकों का सम्मिलित प्रभाव प्रेक्षित होता है। ठीक है साहब। लास्ट, इसकी जब गणितीय, अभी इसकी गणितीय व्याख्या तो अपने सिलेबस में रही नहीं, है ना साहब। इसकी गणितीय व्याख्या में, है ना, केवल आपको दूरी का महत्व है, कौन कितनी दूरी पर है, विवर्तक से पर्दे की दूरी, विवर्तक से स्रोत की दूरी, तो इसकी गणितीय व्याख्या में केवल दूरियों का महत्व है। इसकी गणितीय व्याख्या में झुकाव का महत्व है, इसमें आपको झुकाव लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल बताना पड़ेगा, ये, तो इसमें झुकाव का महत्व है गणितीय व्याख्या में, है ना। और उसकी गणितीय व्याख्या में केवल दूरी का महत्व है। ये मिटा दो साहब, है ना, चित्र बिगड़ जाता है फिर। चलो एक और याद आ गया मुझे, अगला और लास्ट। इसकी गणितीय व्याख्या जटिल है इसकी, और फ्रानापर विवर्तन की गणितीय व्याख्या सरल है, सिंपल है ना। किसकी? फ्रानापर की। तो सब इतने डिफरेंसेस हैं फ्रेनेल विवर्तन में और फ्रानापर विवर्तन में। ये तो सब प्रकाश में विवर्तन के ये दोनों आपके सामने रख दिए, परिभाषा दे दिए, और इतने सारे आपके सामने डिफरेंसेस बता दिए गए। 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंस बता दिए गए। अब अपना विवर्तन का लगभग फाइनल टॉपिक, विवर्तन के फाइनल टॉपिक में अब आएगा सब एकल स्लिट द्वारा या एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन। अब आपको जो एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन करेंगे तो आप समझ जाओ फ्रानापर ही है। यहां भी देखो एक ही झिल्ली है, यहां भी लेंस वगैरह का यूज करते हैं, वहां भी ऐसा करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक एकल स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन होगा, है ना। अब इसमें सब मैं आपको थोड़ा सा, पूरा तो नहीं करा सकेंगे अपन, मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, है ना। टॉपिक तो मेरा ख्याल है आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको ये टॉपिक दोबारा शुरू करूंगा मैं, है ना। लिख तो देता हूं ये, है ना, या अभी बात करते हैं अपन पहले, चलो लिख ही देता हूं ना। एकल स्लिट द्वारा, एकल स्लिट या झिल्ली, है ना, एकल स्लिट या झिल्ली मतलब एक छेद या झिल्ली द्वारा प्रकाश का
विवर्तन। अब सब देखो, सिलेबस कितना ही आप इसको फ्राउनहोफर की तरह देखना है ना, आप इसको एज ए फ्राउनहोफर देखो, आप वही है ये, है ना। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं आपको बुक की भी एक बताता हूं, कारस्तानी, है ना, किताबों की क्या कारस्तानी होती है। अब मैं इसकी डायरेक्ट व्याख्या करूं, डायरेक्ट व्याख्या में आपको क्या समझ में आएगा? पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि साहब एकल स्लिट का क्या प्रारूप है, फिर इसके विवर्तन में क्या प्रेक्षित होता है, यानी क्या दिखता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके तो मैं व्याख्या करूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सब पहले ये बताना चाहिए अपने को, सिलेबस को, कि एकल झिर्री से जब प्रकाश का विवर्तन होता है तो उस विवर्तन प्रतिरूप में क्या क्या दिखाई देता है। जब अपना सिलेबस अपने को ये बताएगा तभी तो जाकर हम आगे की तरफ या उसकी व्याख्या करेंगे। अब ना आपको अभी पता ही नहीं है कि साहब विवर्तन में पर्दे पर क्या दिखता है, जब आपको पता ही नहीं है तो व्याख्या कैसे करोगे? तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, है ना। आपको क्या करना है, एक कांच की स्लाइड लेनी है। ये साहब बायोलॉजी वाली आपने कांच की स्लाइड देखी होगी, है ना, कैसे करना अभी बता रहा हूं, है ना। ये कांच की स्लाइड है, ये सब इसमें सब जगह कांच ही। अब इस कांच की स्लाइड को आप बिल्कुल ब्लैक पेंट कर दीजिए। ये आपने साहब कांच की स्लाइड को ब्लैक पेंट कर दिया। बात को ध्यान से सुनना है ना आपको, हालांकि मेरे को नेक्स्ट यानी कल के लेक्चर में भी सुनाना तो पड़ेगा, लेकिन अब यह है मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना, कम मेहनत से मेरा काम हो जाएगा। तो साहब ये आपको एक कांच की स्लाइड ले ली जो बायोलॉजी में काम आती है आपके, ये ले ली साहब, इसको ब्लैक पेंट से पोत दिया साहब, ये ब्लैक पेंट से पोत दिया। अब आपने क्या करना है, आपने न्यू ब्रांड ब्लेड लेनी है। न्यू ब्रांड का मतलब न्यू ब्रांड, और न्यू ब्रांड ब्लेड लेकर इसको बीच में से छील देना है। मैं दूसरा रंग ले लूं, येलो में रेड स्पष्ट दिखेगा ना। इसको ब्लेड से, न्यू ब्रांड ब्लेड से न्यू लाइन खींच दीजिए इस पर। ये लाइन जो है इसी को कहते हैं झिर्री, ठीक है साहब। ये जी मैं आपसे कह रहा हूं न्यू ब्रांड ब्लेड लेना है तो न्यू ब्रांड ही लेना है, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो ये न्यू ब्रांड ब्लेड ले लेना, इसमें से झिर्री न्यू ब्रांड ब्लेड से खींच देना, एक लाइन खींच देना, उसको झिर्री कहते हैं। तो ब्लैक पेंट पोत दिया, फिर पेंट सूखने के बाद आपने एक न्यू ब्रांड ब्लेड से एक लाइन खींच दी। अब लगभग प्रकाश स्रोत से 1 मीटर दूर इस झिर्री को फिलामेंट के समांतर रखना, है ना। जैसे बल्ब में यूं फिलामेंट है तो उस फिलामेंट के समांतर, ऐसे यूं बल्ब होता है ना, ये इस तरह से बल्ब, तो ये बल्ब का फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। इस फिलामेंट को इस झिर्री के समांतर रख देना। लगभग इन दोनों के बीच की दूरी आप कितनी रखना, 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, 1 मीटर रख देंगे। अब आपको क्या दिखाई देगा वो मैं बताने की कोशिश करता हूं, है ना। आपको जो दिखाई देगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको दीप्त को मैं वाइट बना देता हूं ना, आपको केंद्र शानदार चमकीला दिखाई देगा, है ना। अब मैं यहां पे ऐसे लाइन खींच देता हूं, चमकीला को अब आप ऐसे समझ जाना।
केंद्र बहुत गजब का और ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है साहब, ऐसे केंद्र आपको ब्राइट दिखेगा। इसके ऑर्डर को कहते हैं n बराबर 0, और ये ब्राइट है, इसको कहते हैं केंद्रीय। ऑर्डर तो इसका 0 है ना, या मुख्य या प्रधान उच्चिष्ट। यहां पर दीप्त को क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट, है ना, नाम का पेटेंट है। अब आप दीप्त नहीं बोलेंगे, यहां दीप्त को यहां बोलेंगे उच्चिष्ट, है ना। ये n बराबर 0 ऑर्डर का रहेगा। इसके इर्द गिर्द ये आपको अदीप्त मिलेगी, ये अदीप्त, फिर वापस दीप्त। अब दीप्त की चौड़ाई घट सी जाएगी। अब ये सब बता देता हूं मैं आपको, है ना। ये दीप्त, दीप्त का मतलब उच्चिष्ट, इन्हें गौण उच्चिष्ट भी बोलते हैं। ये उच्चिष्ट, बीच में आपको अदीप्त दिखेगा इससे, जहां मैंने पेन चलाया नहीं वहां अदीप्त, है ना, क्लियर। फिर वापस अदीप्त, है ना। इसको थोड़ा सा इसको लंबा पहुंचा दो इधर, अंधेरों की आकार बढ़ने लग जाएगी, है ना। ये अंधेरों का आकार बढ़ने लग गया और उजालों का आकार थोड़ा सा छोटा होता जाएगा, है ना। ये बस एक और, फिर इसको एंड कर देता हूं। कल इसी को उठा लूंगा वापस में, और यहां से फिर बात समझा दूंगा आपको वापस, ठीक है। ये सब ये उच्चिष्ट n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 2, है ना। तो ये तो सब है उच्चिष्ट, है ना। केंद्र का तो अलग से बोल ही दिया मैंने, गौण उच्चिष्ट भी बोलते हैं ना। प्रथम उच्चिष्ट केंद्र के दोनों ओर। इधर देखो तो इधर अब मैं थोड़ा सा इसको यूं करके ले लेता हूं, यूं, और ये, है ना, ये इधर और ये इधर और ये इधर, है ना। ये सब अदीप्त, इनको बोलते हैं निम्निष्ठ, है ना। ये पहला निम्निष्ठ, ऊपर ही लिख दूं, है ना, ऊपर जगह है मेरे पास, तो ऊपर ही मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये चलो अंदर लिख दूं, वो ऊपर है तो इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, येलो कलर से। ये n बराबर 1, n बराबर 1, प्लस माइनस लिख सकते हो आप। ये n बराबर 2, ये n बराबर 2, है ना। ऐसे आपको दिखाई देगा। फिर आप क्या करेंगे, जैसे जैसे झिर्री की चौड़ाई बढ़ाएंगे, अब इसमें क्या है, विवर्तन में आप टोटली किस पे फोकस रहना। विवर्तन में आप इधर उधर की बात ही मत करो, विवर्तन में केवल केंद्र की ही बात करो। विवर्तन में केंद्र के अलावा किसी की बात करते नहीं, केंद्र को स्पेशल बना देता हूं मैं। विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की ही बात करते हैं और किसी की बात करते ही नहीं, बाकी को मारो गोली। तो जैसे जैसे झिर्री का आकार बढ़ाते जाएंगे आप, वैसे वैसे केंद्र की चौड़ाई घटती जाएगी। यानी जैसे जैसे ई बढ़ने लगा, विवर्तन घटने लगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि केंद्र का उच्चिष्ट और झिर्री का आकार बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब विवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि अब दोनों, शुरू में तो आपको केंद्र अच्छा चौड़ा दिखेगा, चमकीला दिखेगा, चौड़ाई अच्छी दिखेगी और चमक दिखेगी। आपको चौड़ाई अच्छी दिख रही है इस झिर्री में से देखने पर, फिलामेंट के आपने इसको समांतर रख दिया, तो झिर्री में से देखने पर चौड़ाई अच्छी दिख रही है, तो आप समझ जाइए विवर्तन साफ देख रहे हैं आप, है ना। जैसे जैसे झिर्री का चौड़ाई बढ़ाते जाएंगे,
वैसे वैसे केंद्रीय उच्च की चौड़ाई घटती जाएगी। केंद्र पर ही फोकस हो आप, केंद्रीय उच्च की चौड़ाई घटती जाएगी, है ना। और फिर क्या नाम से एक स्थिति ऐसी आएगी कि झिर्री और केंद्रीय उच्च दोनों का आकार बराबर हो जाएगा। जैसे ही दोनों का आकार बराबर हो जाए उस समय आप समझ लेना कि विवर्तन समाप्त हो गया, क्योंकि अब ई लगभग बराबर 50 लैम्डा हो चुका है। आपने झिर्री का आकार बढ़ा दिया, है ना। तो सब अब क्या है कि टाइम बहुत हो चुका है। इसी चित्र को लेके मैं कल लेक्चर चालू करूंगा, फिर बाकी और बातें आपको कल बताऊंगा ना। अभी तो मैं इसको ही रहता हूं, कल इसी से स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर। तो यही कल आपको सामने वापस मिलेगा, फिर कल से इसको आगे प्रोसीड करेंगे। आज इतना ही, अभी बहुत सारी बातें मुझे बतानी, वो फिर मैं अभी लूंगा तो लंबा पड़ जाएगा ना। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।